welcome to my new lecture. In this video lecture, I am going to talk about what is a continuous random variable, what is continuous probability density function, and some of the aspects related with that continuous random variable such that joint probability density function, and what is when the PDFs are independent, what will happen. So we will discuss these different points in this lecture along with numerical examples. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अगर एक जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल के जो आउटकम्स हों या पॉसिबिलिटीज हों वो अगर इनफाइनाइट हों, राइट, देन इट इज बेसिकली नोन एज a continuous random variable, right? If a sample space contains infinite possibilities, then such a sample space is known as continuous sample space, and random variable associated with this continuous sample space is continuous random variable. Random variable associated with continuous sample space is continuous random variable, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी कि इफ लेट्स सपोज इफ f of x is equals to sin x where x varies between minus pi by 2 to pi by 2. Now there are infinite points between this minus pi by 2 and plus pi by 2, so such a distribution would be such a random variable, this x would now be a continuous random variable. तो जब आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं तो जो रैंडम वेरिएबल उसके साथ एसोसिएटेड होगा वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और हमें बाकी हम सिंबल्स जो है वो रैंडम वेरिएबल के लिए रैंडम वेरिएबल यूजली हम जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स से इफ इट इज एक्स, और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को एज डिस्कस्ड बिफोर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स। तो यही नोटेशन जो है हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट, कॉमनली नोन एज पीडीएफ। तो अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल जो है कंटिन्यूस है तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। कॉमनली इसे जो है हम पीडीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो और पीडीएफ है क्या, अगर आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग या रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ पता है या डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो दैट इज़ नोन एज सिंपली दी पीडीएफ। अब हम इसके डिफरेंट जो लॉज हैं, अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के हवाले से बात करें तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, राइट, for the continuous
random वेरिएबल x, उसमें क्या होना चाहिए दैट f ऑफ x, पहली बात ये होनी चाहिए कि f ऑफ x must be greater than equal to 0. This is the same condition that we have in case of a discrete random variable as well, right? और दूसरा क्या है कि जिस तरह हमने इवेंट के देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, इसी तरह हमने डिस्क्रीट में भी उसकी करस्पॉन्डिंग देखा। तो इधर जो है वो क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो जो आपके पास सुमेशन थी वो किससे चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन से। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो इट शुड कम इक्वल टू 1, राइट। ये सेकंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर आप पूरी पीडीएफ के लिमिट्स के ऊपर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वो उसके रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आप किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की किसी रैंडम वेरिएबल की किसी इंटरवल के दरमियान निकालना चाहते हैं, x ग्रेटर देन a लेस देन b मीन्स बिटवीन a एंड b, इट शुड बी इक्वल्स टू a टू b f ऑफ x dx। आप सिंपली उन पॉइंट्स के अंदर अपनी पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दें, राइट। ये अगर मेरे पास एक लेट्स से एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज ये फ्लक्चुएट कर रही है, मैं इस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यूज देखना चाहता हूँ। ये मेरे पास x है, राइट, और ये मेरे पास f ऑफ x है। तो ये a है पॉइंट, ये b, तो a से b अगर सिंपली मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं इस पीडीएफ को तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इस इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको दूसरा मतलब इंटीग्रेशन का ये भी पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व है। अगर आप इन a से b पॉइंट के दरमियान एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो वो भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम साथ ही जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी देख लेते हैं इन केस ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसे कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह लें। डिस्क्रीट के केस में भी मैंने डिस्कस किया था कि कम्युलेटिव से मुराद ये होती है कि आप एक पॉइंट पे हैं, उस पॉइंट से पीछे पीछे उस पॉइंट तक जितनी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको अगर आप सम कर लेंगे तो वो कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। तो इसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये है कि अब बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू सम पर्टिकुलर वैल्यू स्मॉल एक्स, राइट। ये अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रीट के केस में हम जो है सुमेशन यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे सिंपली आप माइनस इन्फिनिटी से आप इस x पॉइंट तक अगर आप पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको वही रिजल्ट देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x। क्या करना है, सिंपली आपने माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट तक, ठीक है, आपने अपनी पीडीएफ को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इट वुड गिव यू बेसिकली द सीडीएफ ऑफ दैट पॉइंट, राइट। दिस इज हाउ यू फाइंड द सीडीएफ इन केस ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट हमने अभी देखा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इन एन इंटरवल a टू b तो हमें सिंपली क्या करना है, हम a टू b अगर pdf को इंटीग्रेट कर दें तो वी विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी इन दिस इंटरवल, राइट। अगर हम इसी चीज़ को cdf के लिहाज से देखें तो अगर हमें cdf पता है तो सिंपली हम यही रिजल्ट को हम लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a, राइट। तो अगर आपको CDF पता है तो आपने सिंपली अपनी B पॉइंट को x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है और A पॉइंट को x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास यही इस इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर आपको PDF पता है तो आपने सिंपली A टू B f ऑफ x dx करना है, तो आपके पास जो है ये इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं
जो है PDF फाइंड आउट करने की रैंडम वेरिएबल x की, और आपके पास f ऑफ x गिवन है, तो सिंपली आपने उसका d/dx जब लेंगे तो ये आपको PDF दे देगा अगर आपको CDF पता है तो, ठीक है। और CDF हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि CDF कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर इसी को रिवर्स करें तो CDF हमने अभी देखा कि CDF इज़ बेसिकली कि हम जब -∞ टू x f ऑफ x dx करते हैं, तो इधर से भी आपको लग रहा है कि ये जब आप इसका रिवर्स करेंगे, दोनों तरफ जो है एंटी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये इस तरफ इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं कि अगर आपको CDF पता है तो आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर लें, अगर आप CDF से PDF निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल उसके डेरिवेटिव ले लें, और अगर आप PDF से CDF निकालना चाहते हैं तो आप जो है आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और अगर किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ होंगे। अगर PDF है तो ये, और अगर CDF है तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर कंफ्यूजिंग होती है वो ये है कि मैंने ये फार्मूला लिखा है x a और b के दरमियान, अगर मुझे कहीं ये फाइंड आउट करना है x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, राइट। अब ये फार्मूला इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू b, राइट। अब ये फार्मूला, इसमें ये जो जब भी कंटिन्यूस आपके पास जो है वो रैंडम वेरिएबल होता है तो किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करते हैं, राइट। क्योंकि आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है इस तरह से, ठीक है, ये x है, ये f ऑफ x है, ये मैं पर्टिकुलर पॉइंट लूँ, यहाँ पर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इधर, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट की x इज इक्वल टू b की, बल्कि हमेशा जो होती है कंटिन्यूस के केस में किसी इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, और ये जो है दिस वुड बी ज़ीरो। तो आपके पास सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन b। इसी तरह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो फिर उस केस में भी आप यही जो है सेम जो है वो यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वी वुड टॉक अबाउट जॉइंट प्रोबेबिलिटी density function for the case of continuous random variable, right. Since in this case you have two random variable, let's say one of the random variable is x and the other random variable is y. Now the joint PDF of these two random variable which defines all the probabilities related with this random variable x and y would be given as f of xy. Now when you talk about the properties of this joint density function, then first property is that f of xy should be greater than equals to 0, right. This relates with the same f of x greater than equal to 0 and probability of an event should be greater than equal to 0. Now the second important point is that the probability of sample space is equals to 1. In our case, in this case, we can relate it like that if you integrate your PDF from between the extreme limits, that is -∞ to +∞, the joint PDF of these random variable should be equals to 1. And for solving this continuous probability density function, you should be knowing how to solve integrals and double integrals, right, and how to use the limits in case of double integrals. So this is the case, the second case, in which if you integrate the PDF over the whole of this limits, then it should result in 1, right. Next is when your random region, when your
you are finding basically x, y belongs to some particular region which is represented as A. Then what you can do is you can integrate your PDF, joint PDF, right, in on that region with respect to x and with respect to y. And once again, as I told earlier, be careful with these limits of integration, right? So this is how you find out the probability, joint probability of x and y that is in a particular region. You have to basically integrate this giant PDF over that region, right, with respect to x and with respect to y. Now when you have found out the giant density function, then the marginal density functions are also very useful. Suppose g of x is marginal density function of x, right, and h of y is marginal density function of the random variable y. So as we saw in the case of the discrete random variables, when you basically sum the whole of your joint PDF on y, then you get the results in x, and when you sum it on x, then you get the result in y. And however, in the case of this continuous random variable, that summation is replaced with integration. So when you are finding this g of x, right, this g of x could be found out by integrating the joint PDF over y, right? And this h of y, which is the marginal probability density function of y, you have to integrate this giant density function with respect to x from minus infinity to plus infinity. This is how you can find out the marginal probability density functions and of x and y in case of continuous random variables from their giant PDF. Now afterwards, let's talk about the conditional probabilities. Suppose you are interested in finding the conditional probability of the random variable x given y. Then it should be equals to f of xy over h of y. And I have just spoke out how can we find basically this h of y, right? And similarly, if you are interested in probability of the random variable y given x, then it has to be f of xy over g of x, and this g of x is the marginal density function of x, right? Moving onward, one very important result is whether you have discrete probability distribution function or marginal probability density function when x and y are statistically independent. It should be x and y are statistically independent, right?
if and only if f of x y is equals to g of x into h of y. x और y जो हैं वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ जब जो है इनकी जॉइंट पीडीएफ इनकी मार्जिनल पीडीएफ के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। अगर आपको गिवन है कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है तो आप ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये रिजल्ट है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। तो जब भी आपके पास जिस तरह इवेंट्स का केस था कि जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, इसी तरह जब रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसको आप जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। और ये जो है वो कैद नहीं है दो के लिए, ठीक है। अगर आपके पास लेट यू हैव x1 x2 up to xn statistically independent random variables, तो अगर आपके पास n भी हैं तो फिर भी आप उन्हें क्या करेंगे, आप उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मार्जिनल उनकी डेंसिटी फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन चीज़ ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हैं तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए। ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ द वेटिंग टाइम इन आवर्स between successive speeders spotted by a radar unit is a continuous random variable with cumulative distribution function. You have been given this cumulative PDF cumulative density function which is 0 for x less than 0 and 1 minus e raised to power minus 8x for x greater than equals 0. Find the probability of waiting less than 12 minutes between successive speeders. One part A is using cumulative distribution function of x and part B is using the probability density function of x. तो मैं इस न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस पेज के ऊपर कि f of x मुझे गिवन है जो कि CDF है वो 0 है, x लेस देन 0 और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 8x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मुझे फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स। तो x जो है वो क्योंकि वेटिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 12 मिनट है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन ये क्या है, CDF है, राइट। तो CDF को अगर मुझे ऑलरेडी CDF पता है तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ इन फाइंडिंग इट आउट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 12 वुड बी सिंपली f of 12, राइट। I have to substitute 1 minus e raised to power minus 8 into 12, right? So this would be my result. This would be probability of x less than equals to 12. For the other part, using the probability density function, first I have to calculate this PDF from this CDF. So for this f of x, as I told earlier, it should be the derivative of the cumulative density function with respect to x. Now when I would take the derivative of this one, it would be the derivative of 1 is 0 and it would be minus into minus 8, it would be plus 8 e raised to power minus 8x, right? Now I am interested in finding out the probability of
x less than 12 or less than equals to 12. So I can write it down as probability of x greater than 0 less than 12, because the probability less than 0 is 0. So I can change this interval of x less than 12 to between 0 and 12. This would be my 0 to 12, right, a and b, f of x dx, and my f of x is 8 e raised to power minus 8x dx. Now you have to solve this one, right, this integral, and put the limits, and you will get the result for this particular question, right. This is using the PDF. First I have calculated the PDF, and then I have used this the result of x great, let's say this is a, this is b. Now I have to integrate it between these 2 points. Now consider this numerical. Consider the density function f of x is given as k under root x between x 0 and 1, x between 0 and 1, and 0 elsewhere. First, in first part you have to evaluate k, and in second part you have to find the cumulative density function and then probability between this interval. तो इसको सॉल्व करने के लिए पार्ट ए को हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर हम बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर हम अपनी PDF को इंटीग्रेट करें तो रिज़ल्ट जो है वो 1 आता है. तो इसको अगर हम यूटिलाइज़ करें केयरफुली तो हम जो है के को एवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये 1 से लेकर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये डिफाइंड नहीं है ये PDF, ठीक है. ये सिर्फ 0 और 1 के दरम्यान डिफाइंड है. तो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में चेंज कर सकता हूँ 0 से 1, क्योंकि इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये क्या है, PDF 0 है. तो k अंडर रूट x शुड बी इक्वल्स टू 1. अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन k इज ए कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा. तो x की 1/2 की इंटीग्रेशन जो है x रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगी between the limits 0 to 1, and that should be equals to 1. तो ये जो है 2/3k इंटू जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट वुड बी ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1. तो k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, राइट. अब सेकंड पार्ट में हमने जो है इसकी CDF एवेलुएट करनी है पहले. तो हमें CDF निकालना चाहिए, CDF निकालना आना चाहिए फ्रॉम PDF. तो हमें पता है कि अगर हम CDF निकालना चाहते हैं यूजिंग PDF, तो हमने माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट x अगर हम PDF को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास CDF आ जाती है, सही है. तो माइनस इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये क्या है, ये डिफाइंड नहीं है. तो ये 0 से x हो गया, ठीक है. और f ऑफ x की वैल्यू, क्योंकि k को भी एवेलुएट किया है, वो 3/2 x रेज टू पावर 1/2 dx आ गया. तो ये 3/2 x रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 आ गया, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 to x. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. तो द रिजल्ट वुड बी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. x को जब हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ गया, x रेज टू पावर 3/2. ये मेरे पास f ऑफ x है बिटवीन x 0 to 1, राइट. और ये 0 होगी एल्सवेयर, राइट. तो इस तरह ये, अब अगर हम एवेलुएट करना चाहते हैं probability of x greater than 0.3, ठीक, less than 0.6, तो it should be f of 0.6 minus f of 0.3. जैसे मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि f x
between a and b is f of b minus f of a. तो सिंपली आपने इस एक्सप्रेशन में एक दफ़ा x की जगह 0.6 पुट करेंगे, माइनस x की जगह 0.3 पुट करके रिजल्ट वैल्यूएट करेंगे, तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉर योर probability. Now let's look at another numerical. Find the probability distribution means PDF for the number of jazz CDs when 4 CDs are selected at random from a collection consisting of 5 jazz CDs, 2 classical CDs and 3 rock CDs. Express your results by means of formula. तो हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 5 जैज सीडीज हैं, 2 क्लासिकल हैं और 3 रॉक सीडीज हैं, और उनमें से हमने 4 को सिलेक्ट किया, राइट। तो हमने देखना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है फॉर द नंबर ऑफ जैज सीडीज। अब जैज सीडीज ये भी हो सकता है कोई भी ना सिलेक्ट हो, एक जैज सीडी सिलेक्ट हो, 2 जैज सीडी सिलेक्ट हो, 3 जैज सीडी सिलेक्ट हो, या चारों ही जैज सीडी सिलेक्ट हो जाए। तो हमने इसका फार्मूला या इसकी PDF लिखनी है कि हम इसे किस तरह से जो है बाय दी फार्मूला जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम x कहें कि लेट x रिप्रेजेंट्स the number of jazz CDs, तो अब हम जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं f of x। हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन हम पहले टोटल आउटकम्स लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो 5, 2, 7 and 3 10 सीडीज हैं, जिनमें हमने 4 को सिलेक्ट करना है, राइट। अब हम जो 5 जैज सीडीज हैं उनमें से लेट से x जो है वो जैज सीडी सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बाकी जो हैं 2 और 3, 5 जो हैं वो रॉक और क्लासिकल सीडीज हैं, उनमें से हम कितनी फिर सिलेक्ट कर रहे हैं 4 माइनस x, और x की रेंज क्या है 0, 1, 2, 3 और 4, राइट। जब आप 0 करेंगे तो ये 4 माइनस x ये क्या हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। तो आप ये जो है ये फार्मूला जो है आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंडिंग दी नंबर ऑफ जैज सीडीज। Our next numerical for today is let x represents the reaction time in seconds to a certain stimulus and y denote the temperature in Fahrenheit at which a certain reaction starts to take place. Suppose that the two random variables x and y have joint density function. Their joint density function is given as 4xy, x and y between 0 and 1 and 0 otherwise. Find this g of x and h of y, right, in part A. Find the probability of x between 0 and 1 by 2 and y between 1 by 4 and 1 by 2, and in C part find the probability of x less than y. First we can find this g of x, as we know if we integrate the giant PDF over the limits minus infinity to plus infinity this f of xy on dy, then basically this gives me this g of x, right. So as the density function is defined between 0 and 1 for the case of y, as the integration is on dy, so you have to use the limits of dy. So it would be between 0 to 1 and the f of xy is 4xy dy. For this case this 4x would be constant, and 4x the integration would be y square by 2 and limits would be 0 to 1, so it would be this 1 square is 1 and 0 square would be 0, and this would be 1 by 2, so it would result in 2x, right. And similarly h of y could be calculated as 0 to 1 f of xy
upon dx, and this would be 0 to 1 4xy dx, so it would be 4y into x square by 2. Limits of integration would be 0 to 1, so it would be 2y. Now one thing, although it is not part of this question, but if you look at this gx into hy, this is 2x into 2y is 4xy, so it means x and y are independent, statistically independent random variable, as f of xy, right, which is 4xy, is equals to g of x into h of y, right? So you can say that x and y are independent variable, random variables. In the B part, this was my A part. In B part, I have to find this probability of x greater than equals to 0, less than equal to 1 by 2, and y between 1 by 4 and less than equals to 1 by 2. So I have to integrate. This is now a region, right? As we saw in one of the properties or laws related with it. So I have to basically integrate this giant PDF upon dx and dy. Now first is dx, then I have to put the limits of dx over here, so it would be 0 to 1 by 2, and the next is integration is upon dy, so I have to use its limits 1 by 4 to 1 by 2, right? More appropriately I can write it like this. So this expression could be solved by, you have to solve it 1 by 4 and 1 by 2 to 0 to 1 by 2 4xy dx dy, right? तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इसका सोल्यूशन और सी पार्ट जो है मैं आप लोगों को लिए एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ. होपफुली आप इसे सॉल्व करेंगे और जो है वो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट्स बॉक्स. ठीक है, होपफुली आपके लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक आप कमेंट्स के ज़रिए से दे सकते हैं. आई वुड बी बैक सून विद ए न्यू लेक्चर. सी यू देन.